फैन ऑन कर दिया जाए? अच्छा रुक जाओ, थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगी। स्टार्ट करें। ये जो पूरा चैप्टर एनपीओ का है, हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? फाइनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? कि एट द एंड ऑफ द ईयर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमको बनाना होता है ना? अगर हम साल के अंत में एक स्टेटमेंट बनाना चाहें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो फाइनल अकाउंट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके से बनेगा, कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, तो जिसके बारे में अब तक जो डिस्कशन हुआ है उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि जो स्टेटमेंट्स हम लोग बनाएंगे वो स्टेटमेंट में तीन की स्टेटमेंट्स हमें बनाना होगा। पहला की स्टेटमेंट है रिसीट और रूल्स, मालूम है सबको? याद है सबको? है ना? अपने अनलिमिटेड माइंड की मेमोरी में सेव कर लिए हो या फिर लिमिटेड कॉपी कॉपी पे रखे हो? माइंड में अगर नॉलेज नहीं है तो फिर उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं। ठीक है? और खास करके तब तक जब तक उसका यूज है तब तक तो रहना ही चाहिए। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको माइंड में रखते हुए बनाएंगे। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कैश बेसिस पे बनता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस ड्यूरेशन का हम बनाएंगे उस ड्यूरेशन के सारे रिसीट्स और सारे पेमेंट्स को उसमें लिखेंगे, है ना? नेचर से मतलब नहीं होगा, किस ईयर का है इससे भी मतलब नहीं होगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर प्राप्त हुआ है या ड्यूरिंग द ईयर पेड हुआ है तो रिकॉर्ड होगा। ये आपको याद रखना है किसके बारे में? रिसीट और पेमेंट। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्चुअली में सब्स्टिट्यूट है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाएगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है? तो जब हम एनपीओ बनाएंगे तो एनपीओ कैसे बनता है उसका रूल्स याद आ जाना चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जिस ड्यूरेशन का बनाएंगे उस ड्यूरेशन का ही खर्च और इनकम लेंगे। जितने भी खर्च और इनकम हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे वो सब किससे रिलेट करेगा? किस ईयर से रिलेट करेगा? करंट ईयर। ठीक है? अब वहां पर जो भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे खर्च और इनकम का, वो कैश बेसिस पे लेंगे कि एक्रूअल बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस पे। करंट ईयर का कोई इनकम है, वो मिला है तब भी लिखेंगे, नहीं मिला है तब भी। करंट ईयर का कोई खर्चा है, पेड हो गया है तब भी लिखेंगे, पेड नहीं हुआ है तब भी लिखेंगे। ठीक है? इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते वक्त नेचर याद रखना है टर्म्स का। हर खर्च और इनकम का नेचर याद रखना है। कैसा नेचर होना चाहिए? रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। रेवेन्यू नेचर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बार बार जो हो और जिसका बेनिफिट उस टाइम ड्यूरेशन तक ही, एक साल के अंदर यूज हो जाने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। अगर कोई कैपिटल नेचर का है, यानी कोई ऐसा खर्च या इनकम जो बार बार नहीं हो रहा है और उसका बेनिफिट भी एक से ज्यादा साल तक होगा, तो फिर उसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर। इसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें नॉन कैश आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर भी लिखेंगे। तो इन दोनों का रूल तो सेपरेट है। अब आ जाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कुछ रूल्स याद नहीं रखना है, इट इज वेरी सिंपल टू मेक। अगर आप अकाउंट से क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंड करते हैं तो बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। बैलेंस शीट बनाने के लिए करना क्या होगा? बैलेंस शीट है क्या, ये समझ लो। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। क्या शो करता है? और जब कहते हैं हम कि फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसका मतलब होता है संपत्ति कितना है, कर्ज कितना है, और इन्वेस्टमेंट कितना है ओनर का, या ग्रुप ऑफ
इन्वेस्टिंग टीम का, जिसको हम शेयर होल्डर्स कह लें या मेंबर्स कह लें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और हम लोग जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे उस टाइम पे हम लोग लिखते भी है लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि देखो एक साइड तो हमने लिख लिया क्या, एक साइड लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, एसेट्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी संपत्ति है वो सब लिखो। और संपत्ति को जनरली, वैसे तो कई टाइप्स ऑफ एसेट है ना, कितने टाइप ऑफ एसेट है, चार, कौन कौन, फिक्स्ड, करंट और टैंजिबल इंटैंजिबल। एक्चुअली में ना देखो जो भी एसेट्स है ना उसको अलग अलग नजरिए से बांटा गया है। अगर हम उसके फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से देखेंगे तो दो तरह का है, टैंजिबल इंटैंजिबल। जो दिखाई दे रहा है जिसको टच कर सकते हैं वो सब टैंजिबल एसेट हो गया, और जो नहीं दिख रहा है जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है बट वैल्यू उसका भी है तो हम क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल बिल्डिंग टैंजिबल है, गुडविल। क्लियर है। एक नजरिया होता है अकाउंटिंग ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए कि हम कितने टाइम तक यूज कर रहे हैं। अगर हम एसेट्स लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे फिक्स बोल देंगे, फिक्स एसेट। और अगर हम मेरा एसेट ऐसा है जिससे हमें एक साल के अंदर पैसे आ जाने तो वो कैसा एसेट होगा, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग नजरिए से एसेट्स को डिफाइन करा। तो ये जो एक्चुअली में एसेट्स चार नहीं है, एक्चुअली में वो डिपेंड कर रहा है कि किस नजरिए से हम एसेट को देख रहे हैं उसके हिसाब से। अगर हम देख रहे हैं कि कितने टाइम तक हम यूज करेंगे तो उस हिसाब से भी दो है, फिक्स्ड और करंट। और अगर हम उसके नेचर को देख रहे हैं तो उस हिसाब से भी दो है, टैंजिबल और इज दैट क्लियर। बैलेंस शीट के रिप्रेजेंटेशन में एसेट्स को ज्यादातर जिस क्लासिफिकेशन में एक्सप्रेस किया जाता है वो है फिक्स्ड और करंट, जिसको फिक्स्ड को कभी कभी नॉन करंट और करंट भी बोलते हैं। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट बोला जा रहा मतलब क्या है, फिक्स्ड। क्लियर है। और करंट एसेट्स तो हमें पता ही है। तो सबसे ज्यादा याद रखने वाला जो क्लासिफिकेशन आपके माइंड में होना चाहिए वो यही होना चाहिए, फिक्स्ड और, क्योंकि बैलेंस शीट का रिप्रेजेंटेशन इवन इन कंपनी के केस में भी, जो कि आप लोग 12th में पढ़िएगा, कंपनी का फाइनल अकाउंट भी, तो वहां पर भी आपको पता ही चलेगा कि वहां पर भी हम लोग नॉन करंट और करंट ही बोल रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। और फिर नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी अलग अलग जान रहे हैं, करंट एसेट्स की कैटेगरी को अलग अलग हेड्स में हम लोग स्टडी करेंगे, वो एक अलग पॉइंट। फिलहाल याद रखना है फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। क्लियर है। तो हमें एसेट साइड में फिक्स्ड और करंट एसेट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो यानी कितना पैसा, कहाँ कहाँ मेरा पैसा लगा हुआ है, यानी मेरा पैसा, अगर हम बिजनेस बंद कर दें, अगर बिजनेस चला रहे हैं बिजनेस बंद कर दे, या मान लो एक एनपीओ है, गैर मुनाफा कमाने वाली संस्था चला रहे हो, वो उसको अगर बंद करना पड़े तो जाहिर सी बात है संपत्ति होगा ना उसके पास, तो उसको बेचा जाएगा। बंद करने का मतलब क्या है, संपत्ति बेचो, खत्म करो उसको। अब उससे जो पैसा आएगा उस पैसे को दिया जाना है, किनको दिया जाएगा, तो सबसे पहले दिया जाएगा जिनसे कर्ज दिया गया। तो एक साइड तो ऐसा रिप्रेजेंट हो जाता है, हर कंपनी किसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे, बैलेंस शीट बना रहे, वन साइड आपको शो करना है उस ऑर्गेनाइजेशन का सारा संपत्ति, जो जनरली दो हेड में डिफाइंड होता है, फिक्स्ड और करंट। क्लियर है। अब इस तरफ तो हमने शो कर दिया कि संपत्ति है, ये संपत्ति है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, डेटर्स है, वगैरह वगैरह। ये जो पैसा है लगा हुआ, इसमें मालिक का कितना है, कर्जा कितना लगा है, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन किस साइड होगा, लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड दो इंफॉर्मेशन, मेनली लायबिलिटी साइड का भी दो क्लासिफिकेशन होगा, और अगर हम लोग लायबिलिटीज को और फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो ओवरऑल तीन आएगा। कौन कौन, एक हो गया कैपिटल। कैपिटल तो तब यूज करेंगे जब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो कैपिटल की जगह यूज होगा कौन सा वर्ड, कैपिटल फंड, एग्जैक्टली। क्लियर है। तो लेफ्ट साइड में यानी लायबिलिटी साइड सबसे ऊपर हो गया कैपिटल, उसके बाद आ जाइए लाइबिलिटीज में दो कैटेगरीज बांटेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज किसे बोलेंगे, कोई बताएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज, सोच के बताओ। हाँ, कौन बोलने वाला है, हाँ बोलो। हाँ,
थोड़ा सा रिलैक्स करो, सोचो, लोन पूरा लाइन कंस्ट्रक्ट करो तब बोलो, ठीक है? क्योंकि आपको पता है होता क्या होता है ना कि एक्सप्लेन करते वक्त हम मेरे पास राइट वर्ड्स नहीं आ रहे होते हैं तो हम इधर उधर से घुमा रहे हैं। हाँ, एक तरह का लोन। लोन तो लाइबिलिटीज तो कर्ज ही है ना। नहीं सर, बैंक से लिया हुआ लोन जो लॉन्ग टर्म टाइम पे आपको देना है। जैसे देखो, कि हाँ ठीक है, घूम रहे हो आप लोग भी। सीधी सी बात है, एक लाइन का क्या कहा गया, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है? आपको अभी बताया गया था नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट, यानी वो एसेट जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज होगा, जो कई साल तक यूज होगा। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटीज होगी? लंबा चलेगा, जो लॉन्गर ड्यूरेशन में पे किया जाएगा, एक से ज्यादा ईयर के बाद पे किया जाए, सीधा सिंपल। जो विद इन 1 ईयर पे किया जाएगा वो क्या होगा, करंट लायबिलिटी। विद इन 1 ईयर में अगर कोई कर्ज आपको चुकाना है ना तो उसको करंट में रखोगे, और जिसको लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको रीपे करना है ना वो कहाँ रखोगे, नॉन करंट में। अगर आपने बैंक लोन लिया है 5 साल के लिए, कहाँ जाएगा वो, नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर आपने बैंक लोन लिया है लेकिन 1 साल कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो सिर्फ ये कह देना कि बैंक लोन नॉन करंट है, सही, क्योंकि बैंक लोन हमें 1 साल के लिए भी मिल सकता है, 7 साल तक के लिए भी मिलता है, 5 साल तक के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है? तो डिपेंड करेगा ड्यूरेशन पे, ठीक है? बात सब लोग वही कह रहे थे, आसपास ही थे, लेकिन राइट वर्ड कंस्ट्रक्ट करना है ताकि सुनने वाले को समझ में आ जाए आसानी से। इज दैट क्लियर? तो यानी कि हम लोगों ने समझ लिया बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें एक साइड तो ऑर्गेनाइजेशन के सारे संपत्ति को लिस्ट किया जाता है फिक्स्ड और करंट के फॉर्म में, और दूसरी साइड में हम लोग शो करते हैं कि वो संपत्ति खरीदने के लिए उसमें लगा हुआ पैसा, कर्ज कितना लेके लगाया गया है, और कर्ज में भी दो तरह का, लॉन्ग टर्म कर्ज और शॉर्ट टर्म कर्ज, और उसके अलावा ओनर का कितना पैसा लगा हुआ, या अगर मेंबर्स मिलकर चला रहे हैं तो मेंबर्स ने कितना कंट्रीब्यूशन किया। इज दैट क्लियर? तो हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो जब हम कह रहे हैं संपत्ति, मान लो आज मेरे पास 5 करोड़ का कोई संपत्ति है, 1 साल बाद भी वो संपत्ति होगा ऐसा कोई गारंटी है क्या? नहीं ना। इसका मतलब हुआ कि बैलेंस शीट जब भी आप बनाओगे ना वो किसी एक खास दिन बनाया जाएगा, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ऑन। इसीलिए जब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखते हैं ना तो ऊपर का लाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट एज ऑन। मतलब बैलेंस शीट किस डेट का है, डिफरेंट डेट का बैलेंस शीट डिफरेंट एसेट लायबिलिटीज होगा। बात समझ आ रहा है? तो मतलब बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं वो एक खास दिन का उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को शो किया जाता है, और आमतौर से ये खास दिन चुना जाता है अकाउंटिंग ईयर आप जब एंड करते हो। अब अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप अपना अकाउंट हर साल दिसंबर में अंत कर देते हैं, तो दिसंबर 31 आपका अकाउंटिंग ईयर हो गया, अकाउंटिंग ईयर का एंड हो गया। मान लो कोई लोग ऐसे होंगे जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे होंगे, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करते होंगे और मार्च 31 तक जाते हैं, तो उसका अकाउंटिंग ईयर एंड कब होगा, मार्च 31 होगा। बात समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो गया कि बैलेंस शीट विल ऑलवेज बी मेड ऑन दी, किस डे में बनाएंगे हम लोग, साल के अंत में। कौन से साल, अकाउंटिंग ईयर के एंड में। और अकाउंटिंग ईयर ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हैं, समझ आ रहा है सबको? कैलेंडर ईयर समझ में आता है? कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है कब, जनवरी में, एंड कब होता है, और फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, अप्रैल फूल के दिन से, ठीक है, और खत्म कब होता है, मार्च। क्लियर है? ज्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खास करके बड़ी बड़ी कंपनियां वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, इसीलिए देखोगे ना मार्च में क्लोजिंग होता है उनका। मार्च आएगा ना, अगला महीना इंटर, आज तो मार्च तो इंटर कर ही गया, एंड में जाओगे ना तो देखोगे बैंक वगैरह ज्यादा दिन बंद रहता है, 2-3 दिन लास्ट में अकाउंटिंग की वजह से बंद होता है। क्यों? क्योंकि तो वैल्यूएशन कर रहा होता है एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, और भी जो जो चीजें हैं उनको वैल्यू करने के लिए एज पर दी बैंकिंग एक्ट वो करना पड़ता है, इस वजह से वो बनता है। तो खैर ये बात समझ आ गया कि बैलेंस शीट हम लोग जब बनाएंगे तो जिस डेट का बनाएंगे उस डेट के ही एसेट्स को लिखेंगे, उस डेट पे जितनी भी संपत्ति है उसको एक साइड लिखा जाएगा, और उस डेट पे जितना भी कर्ज है और जितना भी कैपिटल लगा हुआ दूसरी साइड। इज दैट क्लियर? और ये बात हमको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर एक एसेट्स आज के डेट में है तो जरूरी नहीं कि अगली बार वो एसेट बना ही रहे वही वैल्यू, वैल्यू बढ़ भी सकता है, वैल्यू कम भी हो सकता है। जिस डेट का बनाओगे उस डेट का स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करो। बात समझ आ गया सबको?
रूल्स माइंड में चला गया। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। नोट सबके पास होगा, ओपन कर लो, क्वेश्चन पहले मिला लो। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है या नंबर डिफरेंट सेम है? नंबर आगे पीछे हो सकता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा अपडेट क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन सेम है या डिफरेंट है, बस इतना ही पूछा था आपसे, एक्स्ट्रा डिस्कशन करने के लिए नहीं बोला था। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ ले एक बार सब लोग। कह रहा है कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है जिसका लीगल एड सोसाइटी, एक सोसाइटी है जो लीगल एड्स प्रोवाइड करती है। लीगल एड समझते हो? हाँ, नहीं समझते हो? देखो सोसाइटी में बहुत सारे लोग, हमारे देश में है क्या, कंट्री में, इंडिया में जुडिशियरी है अलग, डेमोक्रेसी है ना, तो जुडिशियरी अलग है। तो जुडिशियरी में जाहिर सी बात है केस वगैरह होते हैं, और ये तो पता है मैटर ऑफ मनी, मनी पावर। वैसे तो गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज वैसे देती हैं, बट वो नाम मात्र होता है। जैसे स्कूल्स में पढ़ाई मिल रहा है, कैसा मिल रहा है आपको पता है। कॉलेजेस में डिग्री प्रोवाइड किया जा रहा है, नॉलेज किस हिसाब से मिल रहा है हमें पता है। ठीक है, हाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है, बहुत जगह पे बहुत बेहतर भी किया गया। ये सब कुछ गवर्नमेंट के विल पावर पे डिपेंड करता है, और हाँ सोसाइटी के लोगों पे भी डिपेंड करता है। खैर वो अलग मसला है। यहाँ ये समझो कि अब अगर गरीब लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोगों के साथ ज्यादातर इनजस्टिस होता है। उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो केस जाकर के फाइल करें, देख के डर जाते हैं। और यहाँ अगर कोर्ट में केस किया तो सालों साल चलता रहे। तो बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि जस्टिस यानी इंसाफ मिलता रहे लोगों को, गरीब से गरीब लोगों को भी इंसाफ मिले, इस तरह के ऑब्जेक्टिव रख के बहुत सारे लोग सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं। कोई गरीब भी आएगा तो उसका भी केस ले लेंगे, लड़ेंगे ये लोग, उनके बदले उनके बिहाफ में ये लोग केस लड़ेंगे। क्लियर है? उनसे तो कोई चार्ज मिलेगा नहीं, पैसा तो मिलेगा नहीं, दे विल पे दी सर्विसेज। तो जाहिर सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए, अच्छा काम है। कोई मुनाफा के कमाने के लिए कर रहा है क्या? मुनाफा कमाने के लिए करना होता तो वकील बन जाता सीधे। लेकिन सोसाइटी फॉर्म किया है लीगल एड का। तो ये बात समझ आ गया, लीगल एड सोसाइटी है, इनका काम क्या होगा पता चल गया। 9 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके बारे में कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट 2017-18 के लिए बनाना है और बैलेंस शीट 31 मार्च का बनाना है। ठीक है, तो ये रिसीट पेमेंट है हमारे पास, और नीचे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दिख रहा है कि एसेट्स और लायबिलिटीज का इन्फॉर्मेशन है, और दो डेट दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2017 और 31 मार्च 2018। सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है या फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है। और इसका फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का है? 2017 से 2018। क्लियर है? अब हमें कहा गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो इनकम एक्सपेंडिचर तो एक बनेगा 2016-17 के लिए, बैलेंस शीट कितना बनेगा, एक की दो? दो बनेगा, 1 अप्रैल 2017 का अलग और 31 मार्च 2018 का अलग। और हम जानते हैं कि बैलेंस शीट जिस डेट का बनाएंगे उसी डेट के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को उसमें लिखेंगे। अब ये नहीं कि 1 अप्रैल 2017 का बैलेंस शीट बना रहे हो और उसमें 2018 वाला इन्फॉर्मेशन लिखते चल रहा है। समझ रहे हो बात? इस मिस्टेक से बचना है। तो सबसे पहला काम आप लोग ये कीजिएगा, फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए इनकम और एक्सपेंडिचर का, और दो फॉर्मेट होगा आपका बैलेंस शीट का इस तरीके का।
फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए एवरीवन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। और दूसरे पेज पे बैलेंस शीट, दो अलग अलग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 और बैलेंस 31 मार्च 2018, और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, जो कि एक्चुअली में 1 अप्रैल 2017 के इंफॉर्मेशन को लिखा जाएगा। 31 मार्च 2017 यानी 1 अप्रैल 2017 अगले ही डेट का ना। चाहो तो बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/4/2017 भी लिख सकते हो। मेन आंसर आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये वाला बैलेंस शीट है, और ये जो है, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको नोट नंबर 1 कर दे। ओपनिंग बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में नोट में, वर्किंग नोट में शो होगा। ड्रॉ हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन में 3 बार से कम प्रैक्टिस में जिनसे हो गया वो अपने आप को समझ सकते हो कि मल्टी, मतलब ब्रिलियंट समझ सकते हो अपने आप से। अगर 3 बार से कम हो गया बिना देखे, बिना देखे, हाँ बिना देखे बन गया ना, फर्स्ट टाइम में भी बन गया तो ठीक है, या सेकंड टाइम में बन गया चलो ठीक है, थर्ड टाइम के बाद ही बन गया ठीक है, 3 बार तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस तरह। स्टार्ट करें हम लोग। फॉर्मेट ड्रॉ हो गया सबका? चलिए, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये समझना है कि जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें इस तरह का जो लॉन्ग क्वेश्चन हो, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? क्या हम स्टार्ट रिसीट पेमेंट से करेंगे या हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे? तो ये बात याद रखिएगा, यूनिवर्सल बात है कि अगर एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो एडजस्टमेंट से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। कहां शुरू करेंगे? चलिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन एडवांस, स्टॉक ऑफ कोर्ट फी स्टाम्प, ऑफिस इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग। ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ, अगर हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को जानना चाहें कि ये क्या है, खर्च है, इनकम है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है, तो क्या होगा? क्योंकि जब तक नहीं पहचानोगे इसको तो फिर प्लेसमेंट नहीं पता चलेगा, ऊपर ऊपर जाएगा, बोल भी दिया जाएगा तो सुनोगे और लिख लोगे बस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? एसेट। एसेट है, बनाया हम लोगों ने शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें पता चला था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है। कोई भी इनकम अगर बाकी रह गया तो आपका संपत्ति है, क्योंकि पैसा आएगा वहां। क्लियर है? तो सब्सक्रिप्शन इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो अगर ये बाकी रह गया मतलब क्या बन गया? संपत्ति। इज दैट क्लियर? सब्सक्रिप्शन अगर एडवांस में मिला तो ये क्या है? लायबिलिटीज है। कोई भी इनकम अगर एडवांस में मिल जाए तो जब तक वो काम नहीं कर दोगे वो पैसा आपको लौटाना पड़ सकता है। लायबिलिटी का एक फीचर है, पैसा लौटाना पड़ेगा, तो लायबिलिटी है ये। थर्ड में दिया हुआ है स्टॉक ऑफ कोर्ट फी स्टाम्प, ये क्या है? एसेट। ऑफिस इक्विपमेंट में कंप्यूटर्स क्या है? और लैंड एंड बिल्डिंग में क्या है? पता तो चल गया सब आपको, कौन एसेट है, कौन लाइब्रेरी है, कौन किस डेट का है, मालूम है? बस क्या करना है, लिख देना है।
चले लिख ले। सबसे पहले हम लोग दो बैलेंस शीट है, देखो ये 1 अप्रैल 2017 का और ये 31 मार्च 2018 का है। 1 अप्रैल 2017 का और एसेट साइड लिखोगे, दोनों के एसेट साइड पहले लिख लो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग है 2000 ना, और क्लोजिंग है कितना 4000, लिख लिया। उसी तरीके से लायबिलिटी साइड लिख लोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग बैलेंस शीट के डेट पे कितना जाएगा 4000, और क्लोजिंग डेट के बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट पे कितना जाएगा 2000। क्वेश्चन है ना सबके पास, हम बता चुके हैं कि ये जो राइट साइड में जो क्वेश्चन लिखा है, ये जब वीडियोस देख रहे होंगे ना वहां पर ये विजिबल, या फिर जो लोग ऑनलाइन लाइव अटेंड करते हैं उनके लिए आपके पास मैट दिया हुआ, क्वेश्चन मैट। जिनके पास नहीं है, या तो आपने एडमिशन नहीं लिया है या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तभी नहीं रिसीव हुआ है, और अगर एडमिशन रजिस्ट्रेशन करा लिए हो तो जाकर रिसीव कर लो, मिल जाएगा। ठीक है, तो एडवांस और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद है स्टॉक ऑफ कोर्ट फी स्टाम्प, तो एसेट साइड लिख लो स्टॉक ऑफ स्टाम्प, स्टॉक ऑफ कोर्ट फी स्टैम्प्स। ओपनिंग डेट का कितना है 8000, और स्टॉक ऑफ कोर्ट फी स्टैम्प क्लोजिंग डेट का कितना है 12। क्लियर है। एसेट साइड में लिख लो कंप्यूटर्स 84,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लो कंप्यूटर 1,20,000। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लो लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है 1,60,000, और यहां लिख लो लैंड एंड बिल्डिंग 1,44,000। पहले हम बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर दिया इसको, कहाँ कहाँ जा रहा है। सो इन टर्म्स का बैलेंस शीट में तो शो करना बहुत आसान था, एसेट है लायबिलिटीज है, ये फाइंड आउट करके डेट वाला देख चेक कर लेंगे किस डेट का एसेट है, उस डेट में बैलेंस शीट में शो कर दिया। हो गया ये। हो गया एवरीवन, नोट कर लिए। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को कहाँ प्लेस करेंगे ये कर लेना तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसान है। अभी ध्यान देने वाले पॉइंट, सब्सक्रिप्शन सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन ये एसेट लायबिलिटीज है, लेकिन सब्सक्रिप्शन इन जनरल क्या है इनकम है, और हमें पता है इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा ये, है ना, और ये मेन इनकम है। तो हम जाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड, और यहां पर लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। अभी समझ लो ये पॉइंट नोट करने के लिए, आपको नोट करने के लिए टाइम देंगे हम, ठीक है ना। बाई सब्सक्रिप्शन इनकम है,
अब देखो जहां जहां सब्सक्रिप्शन है ना उन सारे पॉइंट्स को पॉइंट आउट करो। तो देखो सब्सक्रिप्शन यहाँ है और ये 4 इंफॉर्मेशन और एक ये इंफॉर्मेशन, टोटल सब्सक्रिप्शन का इंफॉर्मेशन कितना है 5। हमें इनकम में कितना जाएगा, इनकम साइड सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा ये निकालना है। और हमको पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर में लिखने के लिए कंडीशन क्या है, एक्रूअल बेसिस और करंट ईयर का होना चाहिए। अगर है तो जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 22 सब्सक्रिप्शन 2 लाख जो रिसीव हुआ है वो लिख लेंगे। सही है। अब देखो सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, 2 आउटस्टैंडिंग और 2 एडवांस दिया हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग मीनिंग समझते हो ना सब लोग। अब सोचो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इस साल का इनकम है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इस साल का इनकम है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इस साल का है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इस साल का है, मिला नहीं है तो क्या हुआ, इसी साल का है ना, ऐड कर देंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इस साल का नहीं है लेकिन मिल गया, क्या करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग का पता चल गया, क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम लोग ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन सा, क्लोजिंग, और माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन सा, ओपनिंग। और ओपनिंग क्लोजिंग आपको डेट से पता चल जाएगा। देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इसमें ओपनिंग कितना है, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, लिख लो। क्लोजिंग में 4000 ऐड करो और ओपनिंग में 2000 माइनस करो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट समझ आ गया ना। कम बैक टू दी प्रीपेड, रूल वही है। पिछले साल में जो प्रीपेड हुआ था सब्सक्रिप्शन वो इस साल का इनकम है, पिछले साल जो प्रीपेड है वो इस साल का इनकम है, और इस साल जो प्रीपेड हुआ है वो, तो ओपनिंग प्रीपेड ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग प्रीपेड यहाँ पे ऐड कर दो प्रीपेड, या एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखो, ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन, कौन सा, ओपनिंग, और लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन, कौन सा, क्लोजिंग। और आपको ओपनिंग क्लोजिंग अमाउंट पता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है 4000 ऐड कर देंगे और क्लोजिंग है 2000 लेस कर देंगे। ओपनिंग 4000 ऐड करो और क्लोजिंग 2000, उल्टा लिख दिया क्या, ठीक है ना, ठीक है। ओपनिंग 4000 ऐड करो, क्लोजिंग 2000 लेस करो, कितना हो जाएगा 2,04,000। ये समझ आ गया सबको, रूल्स फॉलो हुआ, क्लियर है। तो सब्सक्रिप्शन जितनी जगह जाना था चला गया, अब और कहीं नहीं जाएगा, क्लियर है। अब देखिए नोट करने के लिए हम टाइम देंगे, टेंशन नहीं लेना है। सब्सक्रिप्शन के बाद अब आगे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, स्टॉक ऑफ पोर्ट फी स्टाम्प। अब पोर्ट फी स्टाम्प का इंफॉर्मेशन ढूंढो, पूरे क्वेश्चन में कितने जगह है, कितनी जगह है, पोर्ट फी स्टाम्प कितनी जगह लिखा हुआ है, 2 ही जगह लिखा हुआ है। कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 2, तो 3 वाले लोग चश्मा का पावर बढ़ाना पड़ेगा, 3 वाले का कि 2 वाले का, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है 1 2 3, कितना इंफॉर्मेशन है, कोर्ट फी स्टाम्प समझ रहे हो, जाहिर सी बात है कोर्ट वगैरह में जब मैटर जाता है तो स्टाम्प पेपर पे आपको लिख के देना होता है, तो वो खर्चा, पेपर में पैसा खर्च होता है स्टाम्प पेपर लेने में, सही है ना। जो लोग गए होंगे कोर्ट, आप लोग में से कुछ लोग तो कभी कभी घर वाले लोग भेजे होंगे, जाओ लेके आओ, ये तो पता होगा। खैर नहीं भेज, स्टॉक ऑफ कोर्ट फी स्टाम्प ये वैसा ही है जैसे स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, है ना। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला गया। अब हमको क्या निकालना होगा, इसमें क्या निकालना होगा, एक्सपेंडिचर साइड में एक्सपेंडिचर लिखना होगा ना, कि स्पोर्ट्स फी स्टाम्प कितना यूज हुआ ये निकालना पड़ेगा ना। और किसी भी चीज का कंजम्पशन और किसी भी चीज का यूज निकालने के लिए क्या करते हो, ओपनिंग एड परचेज यही करते हैं ना। तो ओपनिंग हमको पता है कितना है 8000, और परचेजेस कितना है मालूम है, तो लिखो 2 कोर्ट फी स्टाम्प यूज्ड, ओपनिंग कितना है 8000, खरीदा कितना है 20,000, ओपनिंग प्लस परचेज, बचा हुआ कितना है, निकल गया, ओपनिंग एंड परचेज लेस क्लोजिंग, कितना हो गया जी
28 माइनस 12 कितना आएगा? 16,000। मिल गया? तो देखो एडजस्टमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो ये नहीं समझना कि बस एक जगह जाएगा, एक से ज्यादा जगह जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन का भी ट्रीटमेंट हो गया, कोर्ट फीस टर्म का भी ट्रीटमेंट हो गया। अब आ जाइए कंप्यूटर। कंप्यूटर कितना है? 84,000। और बाद में कितना हो गया? और भी कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन है कहीं? 40,000। कहाँ पे है? पेमेंट कितने का? 40,000। पहले से 84,000 था, 40,000 का खरीदे तो कितना होना चाहिए था? 1,24,000। पहले से आपके पास 84,000 का कंप्यूटर था, 40,000 का और खरीदे तो होना कितना चाहिए? 1,24,000। 1,24,000 होना चाहिए ना। अभी कितना है? 1,20,000 इसका मतलब 4,000 का कंप्यूटर डेप्रिसिएशन में चला चला गया। गया। इज दैट क्लियर? तो हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। क्या लिखेंगे? और ये कैसे निकालेंगे? ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग। ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग। कितना अमाउंट? 4,000। क्लियर है? अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग लास्ट टर्म एडजस्टमेंट का लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? खरीदा भी क्या है कहीं पे? नहीं है ना? नहीं है। लेकिन 1,60,000 से 1,44,000 हो गया, घट गया। क्या है ये? डेप्रीशिएशन। तो लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। टू डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कैसे निकलेगा? ये भी उसी निकलेगा, ओपनिंग एड परचेज लेस। तो खरीदा नहीं है तो जीरो ले लिया। तो 1,60,000 से 1,44,000 घट गया, कितना बचेगा? यहां तक कोई दिक्कत? पहले था नोट करो। समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने बोला कि 2-3 बार से कम प्रैक्टिस नहीं चाहिए। हाँ पता चल गया कितना बात। क्या कोई डाउट है? हाँ क्या हुआ? क्या क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा है? आप प्रैक्टिस के लिए तो कल का मोटिवेटर पहले से मालूम है, याद किया हुआ है। क्या क्या मोटिवेशन। कल का लेक्चर देखना, आवाज आ गई तो फिर जाइए। जल्दी नोट करिए, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है।
हो गया, नोट कर लिए। और ऐड कब हो रहा है, लेस कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये पॉइंट्स अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है। प्रैक्टिस करिएगा तो ही ये क्लियर होगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होना। अब आ जाओ रिसीट और पेमेंट अकाउंट्स के ट्रीटमेंट में। रिसीट और पेमेंट अकाउंट हमने एडजस्टमेंट सारा डील कर लिया है, और एडजस्टमेंट के साथ साथ एडजस्टमेंट्स में जितने भी टर्म थे उन टर्म्स का रिसीट और पेमेंट का भी टर्म यूज कर लिया। सही है ना। अब हमारे पास बचा क्या क्या, उसको ट्रीट करना है। तो रिसीट और पेमेंट देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या है ये, एसेट। एसेट है ना, किस डेट का एसेट है, तो सिर्फ एसेट बोलेंगे नहीं, किस डेट का ही, ओपनिंग की क्लोजिंग। ओपनिंग है ना, किस बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लीजिए कैश इन हैंड, कितना अमाउंट, 28,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में दो बैलेंस शीट है, ये है ओपनिंग और वाला है क्लोजिंग। वर्किंग नोट में जो आप लोग लिख रहे हो वो ओपनिंग बैलेंस शीट है, लिख लिया उसमें, हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 2 लाख है, ट्रीट हो चुका, दोबारा दिमाग खर्च करने की इस पे जरूरत। नीचे आ जाओ, डोनेशन ट्रीट हुआ ये। डोनेशन का रूल दिमाग में लगाओ, क्या है डोनेशन के बारे में रूल। डोनेशन स्पेसिफिक है या जनरल, जनरल, तो इसमें लगेगा जनरल डोनेशन का रूल। डोनेशन का अमाउंट ज्यादा है कि कम लग रहा है, कम लग रहा है, तो इसको हम इनकम मान ले। इनकम मानोगे तो कहाँ जाएगा, हाँ लिख लोगे इनकम साइड में बाई डोनेशन। लेकिन चूंकि हम लोगों ने इसको ट्रीट किया है इनकम के तौर पे, और इसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा था, साइलेंट था, तो इसको वर्किंग नोट नंबर 2 में इसके बारे में एक पॉइंट लिख देंगे, नोट नंबर 2, डोनेशन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। हो गया। आपको चेक भी करेगा डोनेशन के बारे में, उसको डाउट होगा कि ये तो वहां नहीं वहां जाना चाहिए, क्योंकि दोनों जाने का पॉसिबिलिटी है दोनों जगह, तो उसको आपके फुट नोट से पता चल जाएगा कि आपने उसको क्यों यहाँ पे ट्रीट करा है। ठीक है, रेवेन्यू मान पे आगे चले। डोनेशन के बाद अगला टर्म है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना दिया हुआ है, 80,000 इनकम है ना, तो लिख लो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 80,000, कितना है, 8,000 है, 80,000 लग रहा है, हाँ 80,000 बाई 10% इंटरेस्ट ऑन, बाई इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, 80,000 इंटरेस्ट निकालना, 80,000 से 80,000 दिया हुआ है ना। यस सर। देखो यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है, 80,000 का इंटरेस्ट मिल गया है, इन्वेस्टमेंट था क्या, बैलेंस शीट में दिखा इन्वेस्टमेंट कहीं पे, तो फिर इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब था आपको 80,000 का इंटरेस्ट मिला 10% के हिसाब से, मतलब इन्वेस्टमेंट 8 लाख। 8 लाख। इसका मतलब शुरू से ये इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट का है, 8 लाख। तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में जाकर के लिखो 10% इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट, 8 लाख। कहां से आया, हैश का सिंबल दो, और हैश का सिंबल देखिए 80,000 का इंटरेस्ट इनटू ये 10% अमाउंट है ना, इसका 100% कितना होगा, 100/10 से गुना कर दो, आ गया। 10% अमाउंट इज 80,000, तो 100% अमाउंट कितना होगा, 100/10 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 8 लाख रुपीज। ये आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में 10% इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट बेचा तो नहीं है, नहीं बेचा ना, तो ये ओपनिंग के साथ साथ कहा जाएगा, क्लोजिंग में भी जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अभी भी है, क्योंकि अगर बिकता तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा होता, इन्वेस्टमेंट बिका नहीं है, तो ये 8 लाख रुपीज क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी शो कर लीजिएगा। ये था हिडन एडजस्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉल्व करोगे तो बहुत सारे लोग इसमें भूल जाओगे,
ये कहाँ से आ गया, ये कैसे चला गया? अब हमने इसको हाईलाइट कर दिया है तो आप में से कुछ लोगों को याद रह जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद बताओगे ना तो जरूर टकराओगे। हो गया, नोट कर लिए। अगला टर्म है चैरिटी शो रिसीट्स, कहाँ लिखेंगे? इनकम साइड, बाई चैरिटी शो रिसीट्स 40,000, क्लियर है? अब एक्सपेंडिचर साइड का सारा इंफॉर्मेशन, जैसे सैलरी टू स्टाफ लिख लो, टू सैलरी टू स्टाफ 1,20,000, टू ऑनरेरियम 60,000, टू सन्ड्री एक्सपेंस 6,000, टू स्टेशनरी 10,000, टू कोर्ट फी स्टाम्प, कोर्ट फी स्टाम्प दोबारा लिखेंगे क्या? नहीं तो यूज हो गया है, कंप्यूटर भी यूज हो गया है। चैरिटी शो एक्सपेंस, टू चैरिटी शो एक्सपेंस कितना अमाउंट है? 10,000, और उसके बाद दिया हुआ है बैलेंस कैश इन हैंड, कहाँ ले जाए इसको? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड कितना अमाउंट? 1,40,000। हो गया प्लेसमेंट। अब 10 बैलेंस करते चले जाइए। ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस करेंगे तो कैपिटल फंड निकलेगा ओपनिंग, और इनकम एक्सपेंडिचर को बैलेंस करोगे तो सरप्लस और डेफिसिट निकलेगा। इन दोनों इंफॉर्मेशन को क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाओगे लायबिलिटीज साइड। पहले लिखोगे कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट से निकला है, और अगर सरप्लस आया तो ऐड करके और फिर दिखा देंगे दोनों साइड बैलेंस शीट का क्लोजिंग क्लोज कर देंगे। एक छोटा सा टास्क रिवीजन के अलावा आप लोग को के ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि बता लोगों का क्लास का टाइम हो गया है। क्या क्या करोगे हम स्टेप बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्लोज करना है, ये यहाँ पे नहीं लिखोगे तुम, साइड में कहीं पे लिख लेना, ठीक है? क्या लिखोगे? क्लोज ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या मिलेगा उससे? कैपिटल फंड, कैपिटल फंड निकल जाएगा। उसके बाद क्लोज करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां से क्या मिलेगा? सरप्लस या हो गया। इसके बाद क्लोज करोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए ये जो दोनों इंफॉर्मेशन निकला है ना ओपनिंग बैलेंस शीट से, उसको भी जाके लिखोगे, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यहां पे लिख करके छोड़ देना कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? ये जो अमाउंट है ना यही यहाँ पे लिखाएगा कैपिटल फंड। कहां से आई ये अमाउंट? नोट नंबर 1 से ये अमाउंट यहाँ पे लिख लोगे, और इनकम एक्सपेंडिचर से निकलेगा सरप्लस या डेफिसिट, जो भी आए तो तुम लोग निकाल लेना, ठीक है? तो ओपनिंग बैलेंस शीट बैलेंस करके ओपनिंग कैपिटल फंड और उसको निकाल लो, क्योंकि अभी हम अगर करेंगे तो कम से कम 6-7 मिनट और चाहिए। क्लास कितने लोगों का है? हाँ, तो तुम लोग लास्ट का पोर्शन देख लेना, जाओ, बाकी लोग के लिए हम लोग कंप्लीट कर ले, ठीक है? सबसे पहले क्या हमने कहा क्लोज करने के लिए? ओपनिंग बैलेंस शीट ना, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करो। एसेट साइड टोटल देखो कितना आ रहा है, 84,000 प्लस 1,60,000 प्लस 8 लाख प्लस 8,000 प्लस 2,000 प्लस 28,000, 10,82,000 एसेट साइड आ रहा है। 10,82,000 उसमें से माइनस कर लेंगे 4,000,
तो 10,78,000। 10,78,000। ये अमाउंट लिख लोगे यहाँ पे 10,82,000। नोट नंबर 1 से निकला, ठीक है। 10,78,000 लिख दिया। 10,78,000 का ओपनिंग कैपिटल फंड, और इनकम एक्सपेंडिचर को बैलेंस करेंगे, वहां से निकाल लेंगे सरप्लस या डेफिसिट। तो इनकम एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर ले। $2,04,000 प्लस 58,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000, 3,82,000। यस सर। उससे माइनस कर लेंगे 16,000, 4,000, 16,000, 1,20,000, 60,000, 6,000 और 10,10, 20,000। 1,40,000 आ रहा है। यस सर। टू सरप्लस, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। हो गया। इसी सरप्लस को यहां लिख लोगे, एड सरप्लस 1,40,000, ये हो गया 12,18,000। बाकी बैलेंस कर लेना घर पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट। बारह लाख 20,000 आ रहा है। यस। 18 दिन बड़ी जल्दी। ये था आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। 3 बार से कम तो प्रैक्टिस में क्लियर नहीं, तो यू नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छे नहीं नेगेटिव में कैसे माइनस में माइनस वीडियो जाएगा ना, मोबाइल यूज नहीं करना, जाओ ऐड कराओ, प्रोसेस कंप्लीट करो, क्या है नहीं। क्या 1,00,000 बैलेंसिंग फिगर कहीं पे भी लिखा था एक साइड के टोटल से दूसरा माइनस। आज के लिए कहीं इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना सब लोग।